और ये मरियम नवाज का जाती जहाज नहीं है, बिल्कुल। ये हुकूमत पंजाब का जहाज है कि वजीर आला मरियम नवाज शरीफ की जो टीम है, अगर वो प्रोटोकॉल के साथ फिरते भी थे तो उन्होंने प्रोटोकॉल अपना खत्म कर दिया। मुकम्मल खत्म कर दिया। अब आपके साथ कितना इस फैज शायरी के बाद प्रोटोकॉल चल रहा है? लेकिन मेरा आपने चेक कराना है कि मैं कितनी गाड़ियां लेके अच्छा। फिरता हूँ। कि जो हमारी फील्ड फॉर्मेशन हैं उनको अलाउड नहीं है अपने साथ किसी किस्म का प्रोटोकॉल लेके जाना, उनको अलाउड नहीं है अपने साथ किसी और गाड़ी को अटैच करना। मोटरवेज भी बंद कर देंगे, यहाँ पर लोगों को हफ्ता इतवार ट्रैवलिंग नहीं करने दी जाएगी, ऐसा प्रपोजल पंजाब हुकूमत के ज़ेरे नज़र है? मुझे तो जजों का पता है, बाकी महकमों का तो मुझे अभी नहीं पता, क्योंकि वो तो रोक दी गई हैं, वो तो रोका गया उनको कि भी आप ना खरीदें गाड़ियां। जी, आज हमारे साथ मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर हमारे साथ मौजूद हैं और कफ़ैज़ शुआरी चल रही है पंजाब के अंदर, मुख्तलिफ डिसीजन लिए गए हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या पंजाब हुकूमत ने और उनकी मिनिस्ट्री ने डिसीजन लिए हैं। बिलाल साहब, क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक है, आप सुनाएं, आप खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या कफ़ैज़ शुआरी के हवाले से ट्रांसपोर्ट पे आप लोगों ने डिसीजन लिए हैं और क्या क्या करने जा रहे हैं? देखिए, हमारा सबसे पहले तो किफायतशारी तो एक तरफ है, दूसरा हमारा होता ये है कि जैसे ही पैसे थोड़े से बढ़ते हैं, पेट्रोल के अंदर डलते हैं, तो हमारे किराए बढ़ने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। अब 50 रुपए कीमत बढ़ी, लेकिन उसके मुताबिक जो बनता था वो 15 से 16% किराया बढ़ना चाहिए था, लेकिन हमने उसको कैप किया 10% के ऊपर। हमारे ट्रांसपोर्टर भाइयों को शुक्रिया कि ईद के ऊपर उन्होंने हमसे कॉपरेट किया और बाकी आज के दिन तक वो किराया वही लेकर चल रहे हैं, तो मैं उनका शुक्रिया सबसे पहले अदा करता हूँ। उसके बाद चूंकि हमारी एक ओवरऑल पूरे मुल्क में एक किफायतशारी की चल रही है, तो उसके लिए हमने, हमारे पास पहले डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा मैन पावर के साथ हम नहीं चलते, लेकिन वो उसके बावजूद जो भी हमारा था हमने 50% का कट उसके ऊपर लगा दिया। 50% का मतलब ये है कि जो हमारी फील्ड फॉर्मेशन हैं वो अपनी फुल फोर्स के साथ ही काम करेंगी। वो हमारे पास जो हमारे आरटी सेक्रेटरीज हैं उनके पास एक एक गाड़ी है, वो ज़रूर उस पर ही काम करेंगे। उनको अलाउड नहीं है अपने साथ किसी किस्म का प्रोटोकॉल लेके जाना, उनको अलाउड नहीं है अपने साथ किसी और गाड़ी को अटैच करना। जो हमारे दफातर हैं, हमारे दफातर के अंदर भी हमारी जितनी गाड़ियाँ थी हमने उसको 50% कट कर दिया है। और उसके अलावा अभी हमने वर्क फ्रॉम होम भी बहुत सारे लोगों को कराया है। जो हमारे मेन एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज हैं या एडिशनल सेक्रेटरीज हैं, वो भी 50% यहाँ पर मौजूद हैं, 50% वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश है कि जो हुकूमत की पॉलिसी है हम उसको फॉलो करते हुए किफायतशारी की तरफ जाएं। इसका असर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे भी होगा, जैसे मेट्रो चल रही है, ऑरेंज लाइन ट्रेन चल रही है और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो गवर्नमेंट के होते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से मुख्तलिफ इजला में चल रहे हैं, इसके ऊपर कोई असर हुआ है इस कफ़ैज़ शुआरी के इस मुहिम का? नहीं, देखिए, वो तो हमारे जो सिस्टम चल रहे हैं वो तो हमारे मिसाल के तौर पे अगर लाहौर में ऑरेंज लाइन है तो वो एक आउटसोर्स प्रोजेक्ट है। अगर हमारे पास लाहौर के अंदर हमारी ग्रीन लाइन जिसको हम कहते हैं वो है, वो भी हमारा आउटसोर्स प्रोजेक्ट है। तो हमारे जितनी बसें अभी डिस्ट्रिक्ट्स में गई हैं वो भी आउटसोर्स्ड हैं। तो वहाँ पे जो फील्ड स्टाफ है और वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, वो जो एब्सोल्युटली नेसेसरी लोग हैं वहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, सिक्योरिटी गार्ड्स वहाँ पर होने ज़रूरी हैं, बसों में कंडक्टर होने ज़रूरी हैं, टिकट कटर होने ज़रूरी हैं। तो वो ऐसे लोग हैं कि उनके बगैर गुजारा नहीं है। लेकिन हमारा एक दिन भी ऑपरेशन कहीं पर स्टॉप नहीं हुआ। और मैं यहाँ पर सीएम पंजाब को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि ये सब तो अभी शुरू हुआ है, लेकिन हमने एक बहुत मेजर शिफ्ट लिया पिछले साल की पॉलिसी के अंदर कि हम कंप्लीटली इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर चले गए हुए हैं। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी इलेक्ट्रिक बसेस चल रही हैं उनके ऊपर पेट्रोल के बढ़ने का 0% इम्पैक्ट है। ओके। तो हम खुशकिस्मत हैं कि हम उस लाइन पे चल पड़े हुए हैं। और ये जो बाकी डिपार्टमेंट्स में आया था कि गाड़ियां खरीदी जा रही हैं, तो वो फैज शौरी में नहीं आती जो आप लोगों ने ब्यूरोक्रेसी के लिए खरीदी गई हैं और आला अदलिया के लिए भी गाड़ियों की प्रपोजल गई मैं हुई है? ये कहने लगा था, मुझे तो जजों का पता है, बाकी महकमों का तो मुझे अभी नहीं पता, क्योंकि वो तो रोक दी गई हैं, वो तो रोका गया उनको कि भी आप ना खरीदें गाड़ियाँ। और हमारे महकमे में तो कोई भी किसी किस्म की नई परचेजिंग नहीं चल रही। उसकी वजह ये है कि देखिए जी, एक अगर हमने सिर्फ एक्ट करना है कि हम आवाम के साथ खड़े हैं और हम किफ़ायतशारी कर रहे हैं, तो फिर तो वो बात बहुत जल्दी ऑब्वियस भी हो जाती है। तो मेरा ख्याल है कि पंजाब गवर्नमेंट जो कहती है वो करके दिखाती है, तो इंशाल्लाह इस तरह का अमल नहीं होगा जी। आपके साथ पहले कितना प्रोटोकॉल चलता था, अब आपके साथ कितना इस फैज शौरी के बाद प्रोटोकॉल चल रहा है, इस हवाले से बताइए कि अब इसको भी तो अच्छा, ये तो देखिए, इस पे आपको ना इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करना चाहिए। जी। मेरे साथ पहले भी कोई प्रोटोकॉल नहीं था, ठीक मेरे है। साथ आज भी प्रोटोकॉल कोई नहीं। मेरी अकेली एक बार गाड़ी खड़ी हुई है, मैं पूरे पंजाब में अकेला फिरता हूँ, क्योंकि हकीकत बात ये है कि मुझे किसी खतरा कोई नहीं है। जी। हम अवामी लोग हैं, आज प्रोटोकॉल साथ लगा भी लेंगे तो साल दो के बाद इलेक्शन आते हैं तो फिर लोगों के दरमियान ही होते हैं, तो वो करना नहीं चाहिए। लेकिन ज़रूर हमें अलाउ किया हुआ है सीएम पंजाब ने
कि अगर आप कहीं आउट ऑफ सिटी जाएं या आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जाएं और आपको ऐसा महसूस हो कि आपको मतलब आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है या प्रोटोकॉल की ज़रूरत है, तो आप ज़रूर लगवाया करें। लेकिन मेरा आपने चेक कराना है कि मैं कितनी गाड़ियाँ लेके अच्छा। फिरता हूँ। हाई ऑक्टेन की जो प्राइसेस बढ़ी हैं, जी। तो यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी के पास गाड़ियाँ ऐसी थी जिसमें हाई ऑक्टेन इस्तेमाल होता था और उससे आपको फायदेशारी हो रही है? हाई ऑक्टेन जो है ना, एक मैं समझता हूँ कि ये एक शौकीनी वाला काम है। हम्म। बहुत ज़्यादा कोई उसका किसी गाड़ी के ऊपर इम्पैक्ट भी नहीं है। लोग समझते हैं कि पता नहीं जी, एक महीने में एक टैंक डलवाएंगे तो गाड़ी की परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग डलवा रहे थे वो डेफिनेटली अब डलवाना बंद हो जाएंगे, क्योंकि अब कीमत 600 रुपए के ऊपर गई है, तो नहीं डलवाते होंगे। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट के पास तो ऐसी कोई गाड़ियां नहीं जिसके अंदर हाई ऑक्टेन डलता था। और अभी वैसे अगर आप पंजाब गवर्नमेंट की गाड़ियों का पूल देखेंगे तो हमारे पास तो बहुत पुराने मॉडल की गाड़ियां चल रही हैं ज़्यादातर, तो वो तो हाई ऑक्टेन के काबिल ही नहीं है। और हमें इम्पैक्ट आता है डीजल का ज़्यादा। तो हमारी तो जब पिछले वीकेंड के ऊपर पीएम साहब टीवी पर आए, उन्होंने फरमाया कि जी मैं अब डीजल कीमत नहीं बढ़ा रहा, तो हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया, क्योंकि पेट्रोल के साथ भी कोई मसला नहीं है। अगर पेट्रोल थोड़ा बढ़ भी जाए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जब डीजल बढ़ता है तो मुल्क में हर चीज़ कीमत बढ़ती है। तो हमारी ख्वाहिश तो यही है कि अल्लाह करे कि डीजल कीमत ना बढ़े। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा आपके प्रोग्राम के उससे, देखें गवर्नमेंट हिट ले रही है इस टाइम पे, 76 बिलियन का एक दफ़ा हिट लिया, 56 बिलियन का एक दफ़ा हिट लिया। लोगों को भी ख्याल करना चाहिए, गैर ज़रूरी ट्रैवल नहीं करना चाहिए। ईद के 3 दिनों में 75,000 गाड़ियाँ मरी गई हैं। ना भी जाती तो 70,000 75,000 गाड़ियाँ ईद पे मरी ईद गई के हैं, 3 दिनों इस के। किफ़ायत शारी के अंदर, ठीक है जी। मालन जब्बा, स्वात, कागान, नारान, आप वहाँ के कभी नंबर देख लें, आप परेशान हो जाएंगे कि एक तरफ 50 रुपये पेट्रोल बढ़ा तो लोगों ने कहा जी बहुत महंगाई होगी, बहुत महंगाई होगी, लेकिन लोगों ने उसका एहसास नहीं कर रहे। देखिए, दुनिया के ऐसे मुल्क भी हैं जहाँ पर राशनिंग शुरू हो चुकी हुई है बिल्कुल और है। वहाँ पर लोगों ने आपका गाड़ियों के यूजेज और पेट्रोल के ऊपर कोटा लगा दिया है। पाकिस्तान खुशकिस्मत है कि हम अभी तक इस सिस्टम को चला रहे हैं, हमारी हुकूमत बहुत ज़बरदस्त है जो कि इसको मैनेज कर रही है, लेकिन आवाम को साथ देना बहुत ज़रूरी है, हमें फालतू सफ़र रोकना चाहिए। पंजाब गवर्नमेंट ऐसा सोच रही है, जो राशनिंग की आपने बात की है, 150 लीटर या 200 लीटर पर पर्सन जो है वो लगा दिया जाए कि इतना फ्यूल इस्तेमाल करें, ऐसा कुछ सोच रही है पंजाब हुकूमत की, ये नहीं, कर देना अभी चाहिए? तक तो ऐसी कोई बात देखने में नहीं आई है, लेकिन डेफिनेटली एक अगर तो चीज़ें जंग प्रोलॉन्ग हो जाती है और कुछ सिचुएशन जो बनी है थोड़ी चेंज होती है, फिलहाल तो हमारे पास अवेलेबिलिटी है। जब तक अवेलेबिलिटी है तब तक तो कोई सख्ती इस तरह की नहीं होगी। लेकिन अगर कोई ऐसे हालात बन जाते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बिल्कुल ही बंद हो जाता है और बाकी हमें बिल्कुल ही तेल आना बंद हो जाता है, फिर तो डेफिनेटली हमारी मजबूरी होगी कि हमें इस पर जाना पड़ेगा। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि अगर हम सारे खुद से थोड़ा थोड़ा पेट्रोल यूज कम करना शुरू करें तो उधर तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, एक प्रपोजल क्योंकि चल रही थी कि मोटरवेज भी बंद कर देंगे, यहाँ पर लोगों को हफ्ता इतवार ट्रैवलिंग नहीं करने दी जाएगी, ऐसा प्रपोजल पंजाब हुकूमत के ज़ेरे नज़र है कि मोटरवेज बंद हो जाए और ट्रैवल ना करना पड़े और शहरों में भी हफ्ता इतवार को जाए शहर से बाहर ना निकला जाए, तो इस तरह का प्रपोजल भी आया? कल जो फेडरल गवर्नमेंट की एक मीटिंग हुई जिसके अंदर सारे वज़ीर आला ने भी शिरकत की, मरीम नवाज साहबा ने भी शिरकत की उसके अंदर, तो वहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन के ऊपर बात बिल्कुल चल रही थी, लेकिन उसमें मोटरवेज बंद करने की बात नहीं चल रही थी। देखिए, वे स्कूल्स हमने बंद किए हुए हैं। इतराज़ जो आता है वो यह सबसे बड़ा आता है, मुझे काफ़ी सारे लोग फ़ोन करके कहते हैं कि देखिए स्कूल आपने बंद कर दी, मार्केटें वैसे ही खुली हुई हैं, लोग मार्केटों में पूरी पूरी रात फिर रहे हैं, तो कम से कम उनको भी कर्टेल किया जाए, तो हम शायद उनको कर्टेल करके 8 साढ़े 8 के ऊपर लेकर आएँ। इसी तरह जो गैर ज़रूरी चीज़ें उनको किया जाए, लेकिन ये मोटरवेज और जो हमारी नेशनल हाईवे इसको बंद नहीं किया जा सकता। और जब वहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन का जिक्र भी हुआ तो वहाँ पर जितने वज़ीर आला थे उन्होंने उसकी मुखालफत की कि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम पूरा कॉपरेट करने को आपसे तैयार हैं, लेकिन फ़िलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं, हमारे पास अपनी बैकअप में चीज़ें मौजूद हैं, तो हमें फ़िलहाल सिस्टम को चलने देना चाहिए। देखें, वफाक ने ये बात की है कि स्मार्ट लॉकडाउन। वफाक ने प्रपोजल दिया कि हम अगर हमारे हालात ख़राब होते हैं तो हम स्मार्ट लॉकडाउन के लिए हमारे क्या शराइत होनी चाहिए, जिसके ऊपर उन्होंने उसके ऊपर डिस्कशन तो ज़रूर की, लेकिन उन्होंने अपोज किया कि जी ये नहीं होना चाहिए। देखिए, पूरी इकॉनमी का पहिया बड़ी मुश्किल से चलना शुरू हुआ है। ये लॉकडाउन और इनकी वजह से कोविड के अंदर भी हुआ था, जब लॉकडाउन हुआ था तो इकॉनमी बिल्कुल तबाह हो गई थी, और हम अफोर्ड नहीं करते कि हमारी पहली इकॉनमी वीक है तो उसको हम और रोका जाए। तो फिलहाल तो इस तरह का कोई प्रपोजल नहीं है। वज़ीर आला और मिनिस्टर्स ने कितना कट लगाया हुआ है इस प्रोटोकॉल के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर कितना कट लगाया हुआ है इस सूरत हाल के अंदर? देखिए, मैं ये तो आपको बात पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की जो टीम है, अगर वो प्रोटोकॉल के साथ फिरते भी थे तो उन्होंने प्रोटोकॉल अपना ख़त्म कर दिया। मुकम्मल ख़त्म कर दिया। अब मैंने तो देखा है, मैं अभी काफ़ी लोगों से 4-5 लोगों से तो मिला हूँ, तो हार्डली किसी के साथ कोई गाड़ी होती है। और मैं समझता हूँ कि अगर किसी के पास हैं भी तो उसको भी कम्प्लीटली उसको ख़त्म करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि हम अगर आवाम के साथ नहीं खड़े होंगे तो फिर कौन खड़ा होगा। सीएम पंजाब चूँकि हमारा थ्रेट परसेप्शन
पाकिस्तान का आपको पता है डिफरेंट चलता है, पंजाब का फ़र्क चलता है। उनके साथ डेफिनेटली प्रोटोकॉल है, सिक्योरिटी है और उनके साथ होनी भी चाहिए। और उन्होंने भी अपनी सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल को बहुत काम किया। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो मिनिस्टर्स हैं और जो उनके एडवाइज़र्स हैं, उनको अगर अगर कोई प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा है आज के दिन में तो उसको ख़त्म करना चाहिए। आपकी मिनिस्ट्री के अंदर ऑन गोइंग जो स्कीम्स थी वो भी रोक दी गई हैं? नहीं, देखिए हमारी ऑन गोइंग स्कीम्स तो इसलिए नहीं रुक सकती कि हमने तो अपने बहुत सारी चीज़ों के कॉन्ट्रैक्ट्स कर लिए हुए हैं। मिसाल के तौर पे हमारी गुजरांवाला मेट्रो पे काम शुरू हुआ है, तो उसकी तो हम पेमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं। वो तो हमने अब जाके चौथे पाँचवें महीने में जाके या छठे महीने में दोबारा पेमेंट करनी है, तो वो तो काम चल रहा है। इसी तरह जो हमारी बसेस की एलसीज खुलनी थी वो खुल चुकी हैं, बसेस रास्ते में आ चुकी हुई हैं, तो वो भी काम चलता रहेगा। लेकिन येस, जिस तरह हमारे इनॉग्रेशंस चल रही थी, हमारी चीज़ें चल रही थी, वो बिल्कुल सेरेमनीज चल रही थी, वो सारी रोक दी गई हैं। लेकिन काम नहीं रुकेगा, काम चलता रहेगा इंशाल्लाह। अच्छा, एक लाहौर के अंदर आप ट्रेन शुरू करने जा रहे थे, उसका क्या बना? लाहौर के अंदर हमारा प्लान था येलो लाइन का, उसकी फिजिबिलिटी बन चुकी हुई है। ज़ाहिर बात हम कनाल रोड पे बनाना चाहते हैं, वहाँ पर ट्री कटिंग का एक बहुत इशू है, हम नहीं करना चाहते। तो उसके ऊपर मुख्तलिफ प्रपोजल्स हम उसके अंदर देख रहे हैं। हम एलिवेटेड नहीं बनाना चाहते क्योंकि सारी नहर की खूबसूरती ख़राब हो जाएगी। सो मे बी कोई हाइब्रिड सिस्टम बने जिसके अंदर थोड़ा एरिया अंडरग्राउंड हो जाए, थोड़ा एट ग्रेड हो जाए, तो हम उसके ऊपर भी वर्किंग कर रहे हैं। लेकिन हमारी जो हमने ट्रैम लाए थे हम लाहौर में आज से चंद माह पहले, जो कि बड़ी उसको लोगों ने पसंद किया था, उसका हमारा कल टेंडर हो गया हुआ है और इंशाल्लाह बाय मिड में आपको 6 ट्रैम्स जो हैं वो लाहौर में आ चुकी होंगी। इस मई में? इसी मई में। ट्राम और चलेगी? ट्रैम चलेगी इंशाल्लाह, आपको नहर पे और माल रोड पे और गुलबर्ग में चलती नजर आएगी। वो इलेक्ट्रिक है उसका? कंप्लीटली इलेक्ट्रिक ट्रैम है जी, 300 बंदे की उसके अंदर कैपेसिटी है। जिस तरह आपकी ऑरेंज लाइन की ट्रेन है, हम उसको कहते हैं, इस ट्राम का भी ट्रेन ग्रेड मटेरियल लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि बिल्कुल मतलब ज़्यादा सेफ्टी स्टैंडर्ड है। अगर हाई वेलोसिटी इम्पैक्ट भी हो तो ये इम्पैक्ट को बर्दाश्त करने वाली चीज़ है। सो इसलिए ये एक नई टेक्नोलॉजी थी जो कि दुनिया मुतारिफ हो रही थी, तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में ही हम लेकर, जब आएगी चलेगी, आप देखेंगे बड़ी ज़बरदस्त। अच्छा, ये मई में चलेगी। कितने रूट्स आपने बताए हैं कि ये लाहौर के कितने इलाकों में चलेगी? अभी तो हमने इसके 2-3 रूट्स के ऊपर वर्किंग की है। एक हमारा नहर वाला ही रूट है, मिक्स ट्रैफिक में, उसके अंदर चलेगी। उसके बाद अलावा हमारे पास माल रोड के ऊपर इसके चलाने की ऑप्शन है और तीसरी हमारे पास मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग वाली साइड के ऊपर इसकी ऑप्शन है। वो तीनों रूट्स हमने आइडेंटिफाई किए हुए हैं, अब उसकी स्टडी हो रही है। तो बाय द टाइम ट्रैम आएगी तब तक हम डिसाइड कर चुके हैं कौन से 2 रूट्स चलने हैं। और ये खुद का ट्राम भी है, ये खुद भी चल सकती है? चल सकती है लेकिन हम चलाएंगे नहीं। उसकी क्या वजह? उसकी वजह ये है कि देखिए वो चाइना में, अबू धाबी में, जर्मनी में खुद कार ही चलती है, लेकिन ट्रैफिक बड़ी डिसिप्लिन्ड है। वहाँ पे उसकी एक वर्चुअल ट्रैक बना दिया जाता है पेंट करके रोड के ऊपर, वो उसको फॉलो करती है और चलती रहती है, अपने ट्रैक को फॉलो करती है। हमारी मुसीबत ये है कि हमारा कोई पता नहीं चलता कि गाड़ी वाले ने कट करा देना है, कि वैगन वाले ने कट कराना है, कि मोटरसाइकिल वाले ने कराना है, तो हम वो रिस्क लेने को भी तैयार नहीं है। अगर डेडिकेटेड ट्रैक हो तो डेडिकेटेड ट्रैक के अंदर डेफिनेटली हम भी इसको खुद कार ही चलाएंगे। और ये किराया का भी आप लोगों ने किया डिसाइड कितना किराया होगा यहाँ से यहाँ रूट तक? इलेक्ट्रिक ट्रैम है। आप समझें कि वो सीएम पंजाब के विजन के मुताबिक अभी तक जो बसेस का तो किराया 20 रुपये, जब ट्रैम आती है तो सीएम पंजाब उसका डिसाइड करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि किराया कम ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। इस तरह तो 20 ना हुआ तो 30 होगा, इस तरह ही होगा। अच्छा, आपने टैक्सी स्कीम भी निकाली है और लोगों को दे भी रहे हैं, तो इस स्कीम का अभी तक क्या 1100 गाड़ियाँ तकसीम हो चुकी हैं पंजाब के अंदर? ख़वातीन के लिए आप लोगों ने अलहदा कोटा मुख्तस किया था और कुछ आप लोगों ने जो काम कर रहे थे, इन ड्राइव हो गया, उबर हो गया, तो इस तरह के जो इदारे थे उनको कितनी गाड़ियाँ आप लोगों ने दी? देखिए ये इंडिविजुअल्स के लिए स्कीम थी, ये कंपनीज के लिए स्कीम थी नहीं। जब हमने स्कीम खोली तो हमारे पास तकरीबन 2.5 लाख एप्लीकेंट्स आए, उनको हमने शॉर्टलिस्ट किया। पहला फ़िल्टर लगाया कि किसी की बैंक डिफ़ॉल्ट है तो उसको तो वैसे ही निकाल दिया जाए, फिर छोटे-छोटे फ़िल्टर्स और थे। फिर हमने बैलेटिंग की, बैलेटिंग करने के बाद हमने लोगों से रब्ता किया कि अब आप अपनी डाउन पेमेंट जमा करानी शुरू करें। हमारे पास जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने भी ऑब्वियसली गाड़ियाँ तैयार नहीं खड़ी की हुई हैं, हमारा स्पेशलाइज़ उसके ऊपर पेंट है, स्पेशलाइज़ नंबर्स हैं, सारा कुछ है। तो अभी तक हम तकरीबन 70 गाड़ियाँ जो डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हुए हैं। हमारे पास 380 की डाउन पेमेंट्स आ चुकी हुई हैं और 300 प्लस की पार्शियल पेमेंट्स आ चुकी हुई हैं। इसका मतलब हमारे पास 750 गाड़ियों का कंफर्म्ड ऑर्डर मौजूद है और हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया हुआ है। सो जब ऑर्डर प्लेस हो जाता है उसके 60 टू 90 डेज के अंदर गाड़ी ऑन द रोड आ जाती है। तो हमें ये भी उम्मीद है कि जून तक इंशाल्लाह हम 1100 गाड़ी जो है हम रोड पर ले आएंगे। जब ये गाड़ी किसी को मिल जाती है तो उसके बाद वो इसको इन ड्राइव या यंगो के साथ खुद रजिस्टर कर लेते हैं
और उसके बाद उसको चला, क्योंकि उनको भी एक नेटवर्क चाहिए जिससे उनको कस्टमर मिले। तो InDrive और Yango के साथ वो खुद रजिस्टर करते हैं और फिर उसको चलाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, दो चीज़ें इसमें बताएं। एक तो ये डाउन पेमेंट कितनी है और इसकी पेमेंट टोटल इससे कितने पैसे किस्तों में देने पड़ेंगे, गवर्नमेंट कितनी सब्सिडी दे रही है। और एक एतराज़ आ रहा था कि ये जो कलर है ये आप लोगों ने एक कर दिया, कलर कर दिया तो स्पेसिफिक हो गया कि ये गाड़ी है गवर्नमेंट ने दी हुई है, तो इसके ऊपर लोग एतराज़ कर रहे थे कि इस तरह की गाड़ी पर लोग बैठ नहीं रहे। तो ये इसके ऊपर आप क्या कह रहे हैं कि ये चेंज करेंगे कि लोग वो पैसे लगा रहे हैं तो वो कहते हैं कि हमें इस तरह का जो है वो ये गाड़ी टैग जो है वो, ये गाड़ी भाई गिफ्ट स्कीम नहीं है लोगों को देने के लिए, ये एक रोजगार का जरिए, जिस तरह CM पंजाब का कामयाब रोजगार स्कीम थी तो उसके अंदर लोगों को पैसे दिए कि अपना कारोबार शुरू करें। ये गाड़ी लोगों के रोजगार के लिए है और हम चाहते भी ये थे कि इसमें अप्लाई भी ज़्यादा वो, लेकिन हमारे पास वो डाटा नहीं है कि हम उन्हीं को अप्लाई करवाते हैं। हम चाहते यही थे कि वो लोग अप्लाई करें जो कि ऑलरेडी इसी सनत से ताल्लुक़ रखते हैं और इसी तरीके से अपना रोजगार कमाते हैं। इसका फ़र्क ये है कि जो बंदा टैक्सी चलाएगा 12 घंटे चलाएगा और जो बंदा नॉर्मल पेट्रोल टैक्सी चलाएगा और 12 घंटे चलाएगा तो महीने के एंड में 1 लाख रुपया टैक्सी वाला ज़्यादा कमा रहा होगा। सो हमारी ख्वाहिश है कि लोगों का स्टैंड ऑफ लिविंग बेहतर हो। अब इसमें होता ये है कि जो पहली पेमेंट आपने बैंक को देनी है वो 30% गाड़ी कॉस्ट में देनी है। कितनी पड़ेगी वो 30%? वो बनती है, एक गाड़ी की बनती है 12 लाख, एक गाड़ी की बनती है 19 लाख, एक की बनती है 22 लाख। उस 22 लाख में से भी 50% जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पे करती है। मतलब 11 लाख रुपए हम देंगे और 11 लाख गवर्नमेंट देगी। 11 बनती थी उसमें 6.5 आप देंगे और 6.5 13 लाख में से 6.5 आप देंगे, 6.5 गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पे देगी। आपका 30% डाउन पेमेंट खत्म हो। ठीक है। फिर आपका 60,000 मंथली का इस गाड़ी के ऊपर, जो 50 लाख की गाड़ी है उसके ऊपर आपका 60,000 महीने की आपकी किस्त बन गई। जो हमारे पास 65 लाख की गाड़ी है उसकी तकरीबन आपने 9 लाख गवर्नमेंट देगी, 9 लाख आप देंगे। ठीक है। और उसके बाद उसकी तकरीबन 92,000 उसकी किस्त बनेगी। ठीक है। और वो हमने पूरी कैलकुलेशन करके जो लोग थे हमने अपने उसके ऊपर वेब के ऊपर हमने रखा हुआ था, अपने वेब पेज के ऊपर। लोगों ने उसको देखा भी है, लोगों ने उसको यूज़ भी किया है, लोगों ने उसको एग्री भी किया है कि जी बिल्कुल ऐसे ही है। वो 92,000 बहुत आसानी से पेएबल है अगर आप 12 घंटे टैक्सी को बतौर टैक्सी चलाएं। बिल्कुल ये हमें किसी लोगों ने कहा कि जी आप इसके कलर स्कीम को आप वो स्पेसिफाई ना करें, लेकिन पूरी दुनिया में जहाँ भी कोई टैक्सी चल रही होती है उसका खास स्पेसिफिक कलर ही होता है ताकि दूर से नज़र भी आती है। सो ये ग्रीन कलर जो है ये और हमारा जो लाइलैक कलर इसको कहते हैं वो हमारे 2 कलर्स हैं। और हमने मेक श्योर किया है कि 5 साल जब तक इन गाड़ियों की पेमेंट बैंक ऑफ पंजाब के पास जा रही है तब तक ये कलर मेंटेन रखा जाए, इसको चेंज ना किया जाए। उसके बाद अगर आप जब बैंक को पेमेंट कर देते हैं, हमारी स्कीम से आप फ्री हो जाते हैं, उसके बाद आप उसको रीपेंट करना चाहते हैं, आप उसको जो मर्जी करना चाहते हैं आप करें, लेकिन इसको आप अपनी प्राइवेट गाड़ी समझ के मत चलाएं क्योंकि फिर आपके लिए इसकी किस्त देना मुश्किल हो जाएगा। मतलब कि जब तक आप लोग किस्त दे रहे हैं तो आप लोग कलर स्कीम चेंज नहीं कर रहे। क्योंकि ये टैक्सी स्कीम है, ये गाड़ियों की स्कीम नहीं आई थी, है कि हमने ई-व्हीकल स्कीम नहीं निकाली थी कि आप आएँ और इलेक्ट्रिक व्हीकल हमसे ले लें, हम सब्सिडाइज करेंगे। गवर्नमेंट को वो करने का कोई शौक नहीं, वो जिसने करना है वो करे, हम तो लोगों के रोजगार के लिए कर रहे हैं। और इसके ऊपर गवर्नमेंट की 6 बिलियन की सब्सिडी है, तो वो 6 बिलियन की सब्सिडी लेकर लोगों को गाड़ियां तो नहीं देनी ना, उससे बड़े बेहतर काम है कि हम 6 बिलियन से हम कर लें। तो वो ई टैक्सी जो है वो एक बतौर रोजगार के लिए गवर्नमेंट 6 बिलियन इन्वेस्ट कर रही है। आपसे एक चीज़ आपके एयर पंजाब के हवाले से भी आप देख रहे हैं, तो एयर पंजाब कब से लॉन्च हो रही है, कितने जहाज खरीद लिए गए, क्या कहेंगे? नहीं, एयर पंजाब का जहाज अभी कोई भी नहीं खरीदा गया। एयर पंजाब का हमारा पिछले माह जो लाइसेंस था RTBS लाइसेंस वो हमारा इशू हो चुका हुआ है। अब हमने कंसल्टेंट्स हायर किए हुए हैं जो कि हमें बताएंगे कि दुनिया में कहाँ कहाँ जहाज़ अवेलेबल है और किस कॉस्ट के ऊपर अवेलेबल है, और हमारी जो यहाँ पर पाकिस्तान के जो रूट्स हैं उसके लिए हमें क्या सूटेबल होगा, हम कौन सा जहाज़ लेके आए। देखिए बड़ी स्पेशलाइज्ड फील्ड है, उस स्पेशलाइज्ड फील्ड में जस्ट बाय बीइंग मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट मैं एक अथॉरिटी नहीं हो सकता कि मैं कहूँ कि फलाना फलाना जहाज़ होना चाहिए। इसकी प्रॉपर स्टडीज़ हैं जो बताती हैं कि अगर लाहौर टू कराची जाना है तो कौन सा जहाज़ है जो कम फ्यूल खाता है, जो कि ज़्यादा इकोनॉमिकल है। लाहौर अगर मिसाल के तौर पर साल के बाद हमने इंटरनेशनल रूट्स पे जाना है तो यहाँ से टोरंटो को जहाज़ जाना है तो वो उसके लिए क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, तो इंटरनेशनल कंपनीज हमने हायर की हुई हैं। खुशाइंद बात यह है कि हमारे जो बहुत सारे यहाँ पर लोकल एम्बेसीज हैं जिसके अंदर US एम्बेसी भी शामिल है, UK एम्बेसी भी शामिल है, चाइनीज़ एम्बेसी भी शामिल है, वो हमें इसके अंदर बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, वो हमें इसके अंदर डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्होंने हमें कंसल्टेंट्स भी प्रोवाइड करके दिए हैं ताकि हमारा बिजनेस मॉडल भी एक कामयाब तरीके से बन सके और हम बेहतर जहाज भी लेके आ सके। सो बाय अनदर 6 मंथ्स, 6 महीने बाद एयर पंजाब अक्टूबर नवंबर में एयर पंजाब हवा में उड़ेगी इंशाल्लाह। और इसके ऊपर कितनी लागत आएगी, कितने जहाज इनिशियली आप लोग परचेज करेंगे? देखिए प्लान तो हमने लीज पे लेने, 2 किस्म की लीज होती है, वेट लीज होती है, ड्राई लीज होती है। हमारा तो ख्याल है कि हम अभी फिलहाल वेट लीज पे जाएंगे। उसका मतलब ये है कि पायलट स्टाफ सारा
कंपनी हमें देगी जिससे हम जहाज़ लीज पे कर रहे होंगे, लेकिन ये डिसाइडेड नहीं है अभी। तो वो भी हमारे कंसल्टेंट हमें बताएंगे हमें इसके अंदर क्या करना है। और अभी मेरा ख्याल है कि अगर हम इसको पहले ईयर में स्टार्ट भी करें तो हमारी स्टार्टिंग कॉस्ट 1 बिलियन से ऊपर नहीं होनी चाहिए, 1.5 बिलियन से ऊपर नहीं होनी चाहिए। और फिर इसको हमने सेल्फ सस्टेनेबल बनाना है, हमने इसको जीरो सब्सिडी के ऊपर चलाना है, क्योंकि ये पहले हम देख चुके हैं कि पीआईए के साथ क्या हुआ है। तो हम कोई भी ऐसा स्टेप लेना नहीं चाहते जिसके अंदर ये एक सफ़ेद हाथी बन के हुकूमत पंजाब के ऊपर बोझ बन जाए। इंशाल्लाह हम एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल बना के इसको लॉन्च करेंगे। और ये सिर्फ फिलहाल पाकिस्तान के अंदर पहले चलाएंगे, उसके बाद इंटरनेशनल रूट्स के ऊपर जाएंगे? जी बिल्कुल, हमारा पाकिस्तान का रूल है, इंटरनेशनल एविएशन का रूल भी ये है कि पहला साल तो आपने लोकल रूट चलाने हैं। जब आपके लोकल रूट्स की माइलेज पूरी हो जाती है उसके बाद आप इंटरनेशनल रूट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपको जब इजाज़त मिलती है उसके बाद कौन कौन से स्टेशन पे अवेलेबिलिटी है जहाँ पे अपना जहाज उतार सकते हैं, फिर उसके मुताबिक आपके रूट्स बनने शुरू होते हैं। वज़ीर आला पंजाब का जहाज आपने कितने का लिया, कैसे लिया, ये भी बताएं नाज़रीन को, कब आप लोग? अच्छा, मैं बड़ा हैरान होता हूँ पाकिस्तान में ना, हम जिस चीज़ को दिल चाहे कंट्रोवर्सी बना देते हैं। और सीएम पंजाब के जहाज की कंट्रोवर्सी की वजह भी ये है जो बनाई गई कि उनके खिलाफ और तो बात कोई मिल नहीं रही है। सुबह से लेकर शाम तक वो काम कर रही हैं, 160 इनिशिएटिव चला रही हैं, उनको फॉलो भी कर रही हैं, लोगों को सहूलत भी दे रही हैं। भाई बात यह है कि 2017 के अंदर जो हुकूमत पंजाब का अपना जहाज़ था वो 2 दफ़ा क्रैश होते बचा। उस टाइम ये ऑन रिकॉर्ड है, आप एविएशन रिकॉर्ड निकालेंगे तो आप पता चल जाएगा कि 2 दफ़ा ऐसा हुआ कि जहाज़ में की कम्युनिकेशन ही बंद हो गई, सारा कुछ बंद हो गया उड़ते हुए। उस टाइम सीएम शहबाज साहब थे, तो उस टाइम इरादा बनाया गया कि हमें जहाज़ एक चेंज करना चाहिए। अब वो आके कहीं 2025-26 के अंदर आके वो जहाज़ चेंज हुआ है। अच्छा, अगर ये जहाज़ सीएम पंजाब ना भी लेते तो सीएम पंजाब ने फिर भी किसी न किसी जहाज़ पे ट्रैवल तो करना था, जो कि बाकी सूबों के पास भी अपने जहाज़ हैं, वज़ीर दाखिला के पास भी अपना जहाज़ है, पीएम के पास भी अपने जहाज़ हैं, हर किसी के पास अपना जहाज़ है। जो कि एक आप इसको अय्याशी में नहीं समझ सकते, ये एक ज़रूरत है। क्योंकि आप एक्सपेक्ट करें कि सीएम यहाँ से रहीम यार खान जाना है उन्होंने, तो वो 10 घंटे लगा के जाएंगी और 10 घंटे लगा के वापस आएंगी और उसके बाद बाकी काम भी करेंगे, पॉसिबल नहीं होता। सो एक फैसिलिटी है जो कि हुकूमतों के पास होती है और होनी चाहिए थी। सो ये 10 बिलियन की हमारी परचेज है और ये मरियम नवाज का ज़ाती जहाज़ नहीं है, ये हुकूमत पंजाब का जहाज़ है। अगला जो भी सीएम आएगा उसको इस्तेमाल करेगा और ये 10-15 साल आपने इस्तेमाल करना है। लेकिन मुझे कंट्रोवर्सी की वाकई कोई वजह समझ नहीं आई। वो बीच में कंट्रोवर्सी ये भी आई ना कि पायलट्स बाहर से मंगवाए गए, उन्हें इतने करोड़ रुपए जो है वो तनख्वाहें दी जाएंगी, उसका फ्यूल का खर्चा खड़ा, अगर चले भी ना तो उसका इतना करोड़ रुपए खर्चा होगा। तो इसके हवाले से आप लोग क्या मैकेनिज्म? देखें, पायलट्स तो हमारे पास अपने बहुत अच्छे मौजूद हैं। अगर किसी कंपनी से हमने परचेज करते हुए कॉन्ट्रैक्ट किया कि फिलहाल उनके पायलट इसको उड़ाएंगे, तो पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ही होगा, एक्स्ट्रा पेमेंट तो मैं नहीं समझता उसके अंदर होगी। दूसरी बात यह है कि भाई जिस तरह रोड के ऊपर एक ग्रीन इलेक्ट्रिक बस निकलती है ना, तो जब वो वापस हमें डिपो में जाती है तो हम डेली उसकी मेंटेनेंस करते हैं। तो ये जहाज़ है, इसकी मेंटेनेंस तो होनी है। और अगर आप इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट निकाल लें और अगर आप रेंटल कॉस्ट निकाल लें, अगर किसी और कंपनी का जहाज़ हम इस्तेमाल करते हैं तो उसका बहुत बहुत ज़्यादा फ़र्क है। सो मैं इसको यकीन करें, वाकई मैं मतलब इसलिए नहीं कि मैं पीएमएलएन से हूँ या मैं मरियम नवाज शरीफ का मिनिस्टर हूँ, यकीन करें पूरी दुनिया में अगर आप जो लोग कॉर्पोरेट लेवल पे जेट यूज़ करते हैं उनसे आप पूछेंगे तो आप वो कहेंगे गुड सीएम। सो इसलिए मैं इसको बुरा समझता नहीं। वो कहते हैं कि मेंटेनेंस के लिए भी इसे जिनेवा जाना पड़ता है। तो ये पाकिस्तान की तो फिर बदकिस्मती है ना कि पीआईए हमने 200 साल चला ली और उसके बावजूद हम यहाँ पे फैसिलिटी को पैदा नहीं कर सके। लेकिन हमें ये फैसिलिटी पाकिस्तान में जनरेट करनी चाहिए। इसी तरह हमारे पास जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो भी अक्सर मेंटेनेंस के लिए बाहर जाते हैं, सारा कुछ है, तो हमें लोकलाइज्ड इन कामों के अंदर जाना चाहिए। कब लिया था ये वज़ीर आला पंजाब ने जहाज़ और कब मेंटेनेंस के लिए भी जिनेवा गया था? अच्छा, मेरे इल्म में नहीं है इस बात का। मुझे तो ये पता है कि जहाज़ हमारे पास शायद अक्टूबर-नवंबर में आ गया था और मेंटेनेंस के लिए जिनेवा गया है, उसका मुझे बिल्कुल इल्म नहीं है। बीच में तो खैर बड़ी उन्होंने फजूल खबरें भी चलाई कि जी वो जहाज़ लेके शायद जुनैद सफदर साहब चले गए हैं या कुछ हो गया ये वो। तो ये मैं ऑनेस्टली ये कंट्रोवर्सी चलती रही है। मैं वही कहता हूँ ना कि हम तो देख के ऐसी खबरें हैरान होते हैं कि यार कोई पॉलिटिकल हमसे लड़ाई कर लो ना, पर्सनल लड़ाई करने की क्या जरूरत है? मतलब आपके पास मरियम नवाज के खिलाफ कोई बात ही नहीं है जो कि आप मतलब इन बातों में पड़े हुए हो। सो ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप एविएशन के किसी भी बंदे से बात करेंगे वो आपको बताएगा इट वाज अ गुड सीन। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका।